वेस्ट एशिया में फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने यमन पे बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और यमन ने भी उसका जवाब दे दिया। सबसे पहले यह खबर कि जो यमन ने जवाब दिया है वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स में ही आप सुनेंगे। उसके साथ साथ जो गाजा की लड़ाई है वो भी वापस लौटने की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। इजराइल ने कल 9 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया बेतलहिया में, जिसको आज उसने बताया कि हमने तो ये सोच के किया था कि ये लोग मिलिटेंट्स हैं और कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और जबकि वो मिलिटेंट्स नहीं थे, वो एनजीओ के लोग थे वो। लेकिन वो बात अलग है। असल चीज क्या है? असल चीज है जो इतने दिनों से इजराइल गाजा पे हमला किए जा रहा है उसकी वजह सामने आ गई, और वो वजह यह है कि एक्चुअली इजराइल नर्वस है। जिस तरीके से हमास ने वहां पर अपनी बारूदें अपनी सुरंगों में, और नई सुरंगें भी बनाई हैं छोटी, वो वाली पुरानी सुरंगें नहीं जिसमें वो रहते थे, बल्कि जिसमें बारूद है, एक्सप्लोजिव्स, उसको लेके एक नई एनालिसिस इजराइल की तरफ से आई है, वो भी आपको बताएंगे। हर्जी हवेली जो पुराने ये हर्जी हलेवी जो पुराने आईडीएफ के चीफ थे, उनका भी बयान आया है हमास के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सीरिया को लेके, सीरिया में बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। यमन पे जो अटैक अमेरिका ने किया है उस पे ईरान का रिस्पांस आया है। कर्क्स रीजन में रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसकी क्या स्थिति है, और यूरोप में क्या हो रहा है, और कुछ थोड़ा सा हम अफ्रीका भी कवर करेंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 16 मार्च 2025, कल मेरे जन्मदिन पे आप लोगों ने जिस तरीके का जो तोहफा मुझको दिया, मैं बहुत ही उससे हमने कल ही आपसे कहा था कि जो परसों वीडियो हमने पोस्ट किया था कल, वो करीब 23,000 गया। आज कल जो पोस्ट किया था वो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन चलिए मैं उसको दूसरी वजह से मतलब कुछ उसमें हड़बड़ी में शायद चीज़ें हुई थी। आज जो मैं आपको खबरें दे रहा हूँ एक के बाद एक, और इसमें एक चीज़ और मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने, जो इस चैनल को चाहने वाले, उन्होंने कहा कि एक लाइव आपको आना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए लोगों को। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसीलिए देखिए मैंने ये फैसला किया है कि कल 1 बजे मैं लाइव आऊँगा। उसमें मैं कुछ हेडलाइंस आपको बताऊंगा। कल 2 वीडियो आएंगे। 1 बजे जो लाइव आएगा उसमें आपको कुछ हेडलाइंस हम बताएंगे, और फिर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। मतलब आप हमसे सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे, और उसमें हम आपका नाम भी लेंगे, और इससे एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। 1 बजे अगर हम लोग इस तरह से लाइव करते हैं, और 1 घंटे का वो होगा। उसके बाद हम जो फिर रात का वीडियो है वो आएगा, और 18 तारीख से हमने ये प्लानिंग की है कि 3 या 4 वीडियो 100% आपके बीच आएंगे, क्योंकि उसकी पूरी वर्किंग हो गई है। हालांकि अभी भी मेरे पास टीम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजा, मैं उनका जवाब भी ठीक से अभी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इस कार्यक्रम में, क्योंकि बर्थडे एक इमोशनल इशू होता है, फैमिली इशू होता है, तो उसमें व्यस्त था। अब देखिए मैं जल्दी से इस पे आता हूं। जो यमन पे जो एयर स्ट्राइक की है, देखिए उसकी जो सबसे खास बात थी कि वो सिविलियन एरियाज में हुई। उसने यमन का कोई मिलिट्री नुकसान नहीं किया। हालांकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि 31 लोग मारे गए हैं यमन के, जो कि बहुत दुखद है। यमन के सिविलियंस मारे जाएं, किसी भी जगह के सिविलियंस मारे जाएं, ये दुखद है, खासतौर पे एक ऐसे देश के जो रेजिस्टेंस के साथ है। अब जो 31 लोग मारे गए हैं यमन में, उसमें देखिए ट्रंप ने इस चीज को डिक्लेयर, अच्छा ये अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स थी, इजरायली नहीं थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि यमन पे को हम दोबारा पूरे दुनिया की जो नेविगेशन है, या रेड सी से जो शिप्स होके गुजरती हैं, हम दोबारा उसको डिसरप्ट नहीं होने देंगे। एंड वही जैसी बातें जो ट्रंप करता है कि नर्क के द्वार खुल जाएंगे। उसने पहले भी गाजा के बारे में नर्क के द्वार की बात की थी। बाकी जगह भी उसने 2-3 बार कही थी। वो पूरा मतलब उसका कार्यान्वयन कुछ होना नहीं था, वो हुआ नहीं। मैंने आपसे बताया था कि ट्रंप तो गाजा में हमास से डील चाहता है, लेकिन इस मामले में उसको ये लगा कि अगर हम अब की बार हमने बोल दिया और हमने अटैक नहीं किया तो पूरी तरीके से हमारी भद्द पिट जाएगी, और अभी भी वो भद्द पिट रही है। क्योंकि सारी सिचुएशन ये है कि जो उसने अटैक किया है उसमें यमन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और यमन ने, जो मैंने आपको पिछले दिनों हथियार बताए थे, यमन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो लंबी मार करने वाले, और उसने तुरंत जवाब दिया। अब आप सोचिए, यमन का एक तरफ बयान आ रहा है जो ये कह रहा है कि
ट्रंप को और अमेरिका को इस तरीके से जो सिविलियन टारगेट्स में स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था। हमास का भी बयान आया, हमास ने भी कहा कि गाजा को बचाने के लिए यमन ने कहा था हम अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू करेंगे, जो गाजा पर इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड लगा दिया है, जिसकी वजह से एड नहीं आ पा रही है। करीब 2 मार्च के बाद खाना वहां नहीं पहुंचा है, पानी की किल्लत है, मतलब 10 में से 1 आदमी गाजा में केवल साफ पानी पी पा रहा है। ये पूरी सिचुएशन है। इसको देखते हुए यमन ने कहा था, तो हमास ने भी कंडेम किया, हिजबुल्लाह ने भी कंडेम किया। और ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें यमन ने, लेकिन अच्छा यमन ने ऑब्वियसली कहा कि हम, मतलब उसने तो चढ़ाते हुए ये कहा कि ट्रंप तो एक जोकर है और इस जोकर की बात को हम गंभीरता से लेते नहीं है। इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स बहुत पहले, क्योंकि आप जानते हैं बाइडेन के समय भी कितनी एयर स्ट्राइक्स यमन पे हुई थी, तो यमन ने कहा कि इस तरह के एयर स्ट्राइक्स होती रहे, हम जवाब देंगे। और उसने जवाब दे दिया। जो हैरी ट्रूमन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो आखिरी कैरियर जो रेड सी से भागा था जब सीज फायर के पहले, जो अभी सीज फायर हुआ था 19 जनवरी के पहले, वो वापस आया। वो जो वापस आया उस पे आज यमन ने पहला एक जो ड्रोन है वो दाग दिया, और उसमें कई ड्रोन, जो कई इस तरह के सुसाइड ड्रोन यमन ने छोड़े थे, कुछ उसमें इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन 2 निशाने पे लग गए। अब इससे जो अमेरिका को नुकसान हुआ है वो आप देखिएगा कितना, वो आने वाले दिनों में वो साफ होगा, क्योंकि यमन अब 2 तरफा मार करेगा। अब वो अमेरिका के जो युद्धपोत हैं जो लाल सागर में, उन पे मार करेगा। जो कमर्शियल, मतलब बल्कि 2 तरफा नहीं 3 तरफा, जो कमर्शियल जो व्हीकल्स वहां से गुजरेंगे, जो कमर्शियल शिप्स रेड सी से गुजरेंगी, जो इजराइल के साथ ट्रेड कर रही हैं, उन पे वार करेगा, नंबर 2। और तीसरा जो सबसे ज्यादा जो अमेरिकन इजराइल एक्सेस को जो दर्द पहुंचेगा वो होंगी जो सीधे इजराइल पे स्ट्राइक करेंगी। जिस तरीके से तेल अवीव तक पहुंचने की अपनी क्षमता हम यमन ने पहले दिखा दी थी, उसी तरीके से वो तेल अवीव पे सीधे वार करेगा। उसने कह दिया है कि इजराइल तैयार रहे बड़े हमले के लिए। हमने पहले ही हमला एक कर दिया है जवाबी, उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसने कहा कि हमने एक जवाबी हमला कर दिया है। अब ये दुश्मन पर है कि वो उसको माने कि नहीं माने, लेकिन जो इजराइल पे हम करेंगे वो तो पूरी दुनिया देखेगी। अब आप ये देखिए, ये जो पूरी बात है, ये जो यमन के तेवर हैं, ये आम तेवर नहीं है। इसको आप कहीं से भी ये मत समझिएगा। यमन ने पूरा सोच समझ के कहा था कि गाजा में अगर इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं उठाई, मतलब 4 दिन का टाइम दिया था, अगर ह्यूमैनिटेरियन एड जो ब्लॉक किया था उसको नहीं हटाया, तो हम वार करेंगे। और उसने वार, और वो वार करे इसके पहले अमेरिका इतना डर गया अमेरिका कि उसने एंटिसिपेटरी स्ट्राइक्स कर दी। लेकिन ये एंटिसिपेटरी स्ट्राइक्स, एक तो ट्रंप हाफ हार्टेड है, वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको इजरायली लॉबी का प्रेशर था, या उसका खुद भी उसको कहना था कि भाई अगर हमें इजराइल से अलग भी होना है तो अभी तो कुछ दिखाना होगा कि हम कर रहे हैं, तो वो उसने किया। लेकिन ये भी उस पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप देखिए जो अभी गेम खेल रहा है कि थोड़ा ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और लेकिन गाजा में किसी तरह से शांति बनी रहे, यही उस पर पलट के आएगा। और अभी जब यमन अमेरिका और इजराइल को ह्यूमिलेट करेगा, तब फिर ट्रंप और ज्यादा हमास के आगे झुकेगा। तो ये जो पूरी डायलेक्टिक्स है, इसको देखिए समझना जरूरी है। दूसरी बात देखिए, यूक्रेन और रशिया वॉर में जो कर्क्स रीजन जो यूक्रेन ने इन्वेड किया था अगस्त 2024 में, और ये सोच के कि जो रशिया कीव की तरफ बढ़ रहा है उसके कैपिटल की तरफ, उसको हम रोक सकेंगे क्योंकि हम रशिया की टेरिटरी में घुस जाएंगे, तो वो पूरा फेल हो गया है। कर्क्स में हमने आपको 2-3 दिनों से हम लगातार बता रहे हैं कर्क्स के डेवलपमेंट्स हैं, लगातार यूक्रेन वहां पर हार रहा है। और अभी जो पूरी स्थिति है कि कर्क्स में जो आखिरी यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं कुछ हजार, वो फंस गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं। और जो प्यूटिन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं पेस्कोव, उन्होंने टाइम दिया है, कल तक का टाइम दिया है कि यूक्रेन के सोल्जर्स सरेंडर कर दें। अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनकी हालत वही होगी जो उनके साथियों की हुई। आज देख लीजिए, पूरा कर्क्स का रीजन यूक्रेनियन लाशों से पटा हुआ है। उसके बाद देखिए, जो यूक्रेन के जो विपक्ष के नेता लुकाशेंको, वो वहां पर रशिया में ही थे, और उनसे वहां से रशिया से ज़ेलेंस्की से उनकी तू मैं हुई। लुकाशेंको ने
ने जेलेंस्की को स्कम बैग कहा, जेलेंस्की ने उनको कॉकरोच कहा। ये पूरी बेकार की बातें हो रही हैं। जो देखिए असली जो इसका जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट, लुकाशेंको एक विकल्प है, एक रशिया एक विकल्प के रूप में देख रहा है उनको जेलेंस्की की जगह। अमेरिका देखिए, अभी जो अमेरिका की प्लानिंग थी कि हम कुछ यूक्रेन को जेलेंस्की को डांट के फिर ये देखा, फिर प्यूटन को भी थोड़ा सा बेवकूफ बना लेंगे और उसको कुछ समय तक हम स्टॉल कर देंगे। और तो उसको प्यूटन समझ गया। प्यूटन ने कल ही बयान दे दिया। प्यूटन ने कहा कि देखो हमको अभी जो पीस टर्म्स ऑफर हो रही है हमें कोई फायदा नहीं। ये तो वही बात हो गई कि पहले कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि ठीक है अभी कुछ दिन के लिए लड़ाई रोक दो, लेकिन उसका इस्तेमाल वेस्ट ने किया है यूक्रेन को दोबारा मजबूत करने में, इसलिए हम इस बार ये मौका नहीं देंगे। अब जब ये ट्रंप ने देखा और ये पूरी स्थिति, और कर्क्स में जो ट्रंप चाह रहा था कि शायद कि वो रशिया उस तरीके से पूरा सफाया यूक्रेनियन फोर्सेस का ना करे, लेकिन रशिया ने तय कर लिया कि वो करेगा। और रशिया ने यह भी तय कर लिया है कि उसने बता दिया है कि हम इन रीजन्स को यूक्रेन के एनेक्स करने जा रहे हैं। अमेरिका देखिए पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहा है, अब यूरोप उछल रहा है कि हम आएंगे, हम इतनी ट्रूप्स भेजेंगे, हम ये करेंगे। वो जबरदस्ती की बातें कुछ दिनों से चल रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ये आप भी जानते हैं। मतलब उसके पास फोर्स ही नहीं है। उसके बाद देखिए जो लेबनान में आज एक इजरायली ड्रोन ने एक कार को बुर्ज अल मुल्क जो नबीतिया डिस्ट्रिक्ट में वहां बॉम्ब करने की कोशिश की, और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन एक बड़ा हमला इजराइल करना चाह रहा था, उसमें वो विफल रहा। फिर देखिए जो बेतलहिया की घटना, कल क्या है कि कल जब वीडियो हो गया था उसके बाद बेतलहिया की घटना घटी, जहां इजरायली फोर्सेस ने बेतलहिया जो कि नॉर्थ गाजा, वहां पर उसने बम्बार्डमेंट किया और उसमें 9 लोग मारे गए। और उन 9 लोगों में से जो इजराइल का बयान आया कि वो लोग हमास के ऑपरेटिव्स थे, ये थे वो थे, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये है कि वो एनजीओ वर्कर्स थे। और जिन लोगों की तस्वीरें इजराइल ने पब्लिश की कि ये 9 लोग मरे, वो जो मरे हुए 9 लोग थे वो थे ही नहीं, बिल्कुल अलहदा थे। और यहीं पर इजराइल पकड़ा गया। और एक दूसरी कहानी एक सामने आई कि इजराइल एक्चुअली बहुत ज्यादा नर्वस है, और इजरायली आर्मी रेडियो ने इस चीज को आज ही प्रसारित भी कर दिया। और वो क्यों ऐसे जो सीज फायर के बाद से जो वो हमले कर रहा है, इसमें 119 फिलिस्तीनी मारे जा चुके, अब तो 9 और तो 128 हो गए। इनफैक्ट 2 और आज राफा के आसपास मारे गए, करीब 130 से ऊपर हो गए। ये जो पूरा मामला है ये क्या है? इसमें देखिए क्या है कि जब से सीज फायर हुआ, हमास गाजा के बॉर्डर पे एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर रहा है। इजराइल को यह डर है कि बहुत सारे जो उसने बम छोड़े थे, 85,000 टन, ये जो बम छोड़े थे, इनका 1% भी अगर हमास के हाथों पड़ गया, और उनका मानना है कि इससे ज्यादा उनके हाथ में पड़ गया। उनके हाथ में कैसे पड़ा? क्योंकि सारे बम एक्सप्लोड नहीं हुए। ऑब्वियसली इतने सारे बम आप मारेंगे, उसमें से एक बड़ी संख्या एक्सप्लोड नहीं करेगी। तो करीब हम लोग की रिपोर्ट है कि 5 से 10,000 टन बम एक्सप्लोड नहीं हुए। ये लोग कह रहे हैं कि चलो मान लें 1%, तो 1% भी अगर हमास के हाथ पड़ गया तो वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो ऐसी जगह वो बिछा सकते हैं जहां हमें बड़ी मुश्किल होगी। और जो सीज फायर के पहले तक जो पूरी 1.5 महीना इसी जगह बेतलहिया पे लड़ाई हुई, उस पूरी लड़ाई में इजराइल ने देखा कि आप देखिए कि हमास ने इन्हीं एक्सप्लोजिव्स को हमारे खिलाफ यूज करके और बड़ी बुरी तरीके से हमारे सोल्जर्स को मारा है। और उसने ये भी कहा, उसने कहा कि देखिए हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जो ड्रोन्स भेज रहे हैं ना, जिससे सीज फायर के बाद भी सिविलियंस मारे गए, ये इजरायली अपने ड्रोन्स भेजते हैं उन बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब आप सोचिए, और वो बॉम्ब्स जब डिटेक्ट, तो ये इनको लगता है यहां पर अनएक्सप्लोडेड है, तो वहां पर वो बॉम्ब मारते, तो वो सिविलियन मर जाता है, क्योंकि वहां पर वो नहीं होता है। हमास ऑलरेडी सब साफ कर चुका है। और इसी चक्कर में 9 लोगों को जो मारा है, और उसके बाद मतलब जो 9 लोग बेतलहिया में मारे गए, ये इसी चक्कर में मारे गए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वहां कोई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब है हमारे ही, और उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें इसके पहले कि हमास को मिले। उसमें 9 सिविलियन मारे गए, उसको लेके इजराइल सफाई दे रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। पूरी आप देखिए एक्स जो है, मतलब जो फॉर्मली ट्विटर, इतना ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट मैंने कभी नहीं देखा।
अभी भी देखिए, कल भी एक मैंने आपको पोल का एक जो सर्वे हुआ था इजराइल में, उसके रिजल्ट बताए थे। आज भी एक रिजल्ट आया है कि 9% लोग, केवल 9% इजरायली केवल इस चीज में आश्वस्त हैं कि अगर गाजा में दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो उसमें इजराइल जीत सकता है। इसमें केवल 9% जितने लोगों से पूछा गया। 89% इसमें ऐसे हैं जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही गलत स्टेप होगा। उसके बाद दूसरी बात आप सुन लीजिए, जो नेतन्याहू के जो अंदर लड़ाई चल रही है उसमें शिन बेत ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है नेतन्याहू के एक अधिकारी के खिलाफ, जिसको इजरायली मीडिया दबाने में लगा है। फिर एक लेख आज आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगले जो 2 हफ्ते हैं उसमें यह तय हो जाएगा कि नेतन्याहू की सरकार सरवाइव करेगी कि नहीं, क्योंकि जो अभी पूरी घेरेबंदी हो रही है उसमें बजट, जो तब से बजट का मुद्दा अटका हुआ है, वो फिर से देखिए बजट को पास करना। अगर बजट पास नहीं किया तो अभी इसी साल चुनाव हो जाएगा, और अगर बजट पास हो गया तब वो अगले साल तक का उसको एक रिप्रीव मिल सकता है। और फिर वो बेन इद गिवर को वापस लाना चाहता है नेतन्याहू सरकार में, उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर वो ऑफर कर रहा है। लेकिन जो बेन गिवर है वो कह रहा है कि तुम वापस जंग शुरू, क्योंकि वो राइट विंग है ना, एक्सट्रीम, तो वो कह रहा है कि तुम वापस जंग शुरू करो, तुम वापस हमास को मारना शुरू करो, तुम मतलब ये जो ट्रम्प की लाइन है इसको पूरा छोड़ो, तब हम आके तुमको ज्वाइन करेंगे। और यहां तक कि कहा कि हमको तुम इतने सारे डॉलर्स ऑफर कर रहे हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हम तुमसे आइडियोलॉजी की मांग कर रहे हैं। आइडियोलॉजी मतलब जायनिज्म, कि जो जायनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कि फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं है, पूरे की पूरे फिलिस्तीन में इजरायली ही वहां पर रहेंगे, काबिज होंगे और फिलिस्तीनियों को बाहर फेंकेंगे। ये जो पूरी विचारधारा है इसको लागू करो। कैसे लागू करो जब तुम हार चुके हो, तुम्हारी सेना पूरी तरह से सरेंडर्ड है। आज भी देखिए रिपोर्ट है कि जो नीर ओज सेटलमेंट में जो कल जो रिपोर्ट जो शुरू हुई थी आना, आज वो पूरी हुई कि नीर ओज सेटलमेंट में तुम लोग थे ही नहीं, हमास ने घुस के मारा है, वहां पर कई दर्जनों आईडीएफ सोल्जर्स को मार दिया, और जो बाकी थे वो भाग गए, वो लड़ने ही नहीं आए। और ये एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। जो इजरायली आर्मी के अंदर की स्थिति है वो बहुत ही खराब है, ये सब लोग जानते हैं। अब यहां पर देखिए जो सीरिया में देखिए क्या है कि एक तो वहां पर कुछ प्रदर्शन हुए हैं जिसमें फिलिस्तीन और गाजा का नाम लिया गया, और ये हमा में हुए हैं। और हमा वो जगह है जहां पर, वहीं पर जो कोस्टल एरिया है जहां पर अलावाइट्स का कत्लेआम हुआ है, उसके पास है। उसके बाद सीरियन रेजिस्टेंस की भी एक फोर्स उभरी है, और वही जो सीरियन लिबरेशन आर्मी है उसने भी एचटीएस की एक फोर्स पे हमला किया है, और एचटीएस के कुछ लोग मारे गए। ये बिल्कुल ये हो रहा है, ये रियल टाइम में हो रहा है। और बाकी जो सीरिया के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। कल मैं लाइव जो मैं आपके सामने आऊंगा उसमें भी मैं सीरिया के बारे में आपको और बताऊंगा, क्योंकि पूरी पिक्चर जानना जरूरी है। सीरिया में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। एक ही समय आप सोच ले, एक ही समय इजराइल, अमेरिका, रशिया, उसके उधर टर्की, इजराइल, ईरान, इराक, मतलब सबका वो एक सीरिया जियोपॉलिटिक्स का नया सेंटर बन के उभर रहा है। उसको समझना बहुत जरूरी है, किस दिशा में कौन सही है, हुआ था गुड गाइज, हुआ था बैड गाइज, जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो क्या हैं, जो हम जिनकी लाइन लेके चल रहे हैं, फिलिस्तीन की आज़ादी की पक्षधर कौन है कौन नहीं, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब जो हिजबुल्लाह का भी जो बयान आया, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह फिर से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि जो यमन पे अगर हमले बढ़े और यमन ने स्ट्राइक करना शुरू किया तो इराकी रेजिस्टेंस भी एक्टिव होगा और हिजबुल्लाह भी एक्टिव होगा। तो ये जो इनकी पूरी कोशिश थी कि हमास को ये लोग थोड़ा आइसोलेट करें, कुछ हमास के बॉम्ब्स जहां पर अनएक्सप्लोडेड हैं उनको ये कर लें, क्योंकि इजराइल अभी भी ये रास्ता खोज रहा है कि ट्रंप वाली जो लाइन है कि हमास से बातचीत करके इस मामले को सुलझाओ, अभी फिलहाल के लिए लंबे समय तक, वो इजराइल मानने को तैयार नहीं, लेकिन वो जमीन पर कामयाब नहीं हो पा रहा। हिजबुल्लाह, ये हमास उसको कामयाब नहीं होने दे रहा। और उधर ट्रंप लगातार अब विटकॉफ को वो भेज चुका है, दोबारा भेजने जा रहा है, और ट्रंप यही कह रहा है बार बार कि अगर हमास के खिलाफ तुम मिलिट्री सक्सेस नहीं मिली तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है नेतन्याहू, तुम नेगोशिएट करो। ये देखिए, बड़ी एक प्रिसाइज तरीके से मैंने आज की सारी मुख्य खबरें आपको दी। कल मैं 1 बजे लाइव में आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।